भानगढ़ गांव में वीर अपनी माँ यशोदा के साथ रहा करता था। वो छोटी छोटी मूर्तियां और खिलौने अपने हाथों से बनाकर बाजार में बेचता था और इस तरह से वो अपना घर चलाता था। खिलौने ले लो खिलौने, मिट्टी के खिलौने, अच्छी और प्यारी मूर्तियां ले लो। भैया जी बहन जी ले लो मूर्तियां, ले लो खिलौने ले लो। अरे भैया, कितने के दिए ये मूर्ति? बस बहन जी मात्र 50 रुपए की है। सच में भैया? आज तो कमाल हो गया, क्योंकि मैंने इतनी सस्ती मिट्टी के खिलौने बेचते हुए किसी को नहीं देखा। आप एक काम कीजिए, दो दो मिट्टी के खिलौने और ये वाली मूर्ति पैक कर दीजिए। जी बहन जी। इस तरह वीर के धीरे धीरे कुछ मूर्तियां और खिलौने बिक जाते हैं और ऐसे ही शाम हो जाती है और वीर अपने घर की ओर जाने लगता है। कुछ देर बाद वो अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी माँ घर में रो रही है। अरे माँ, क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? किसने कुछ कहा क्या आपको? बेटा, आज जमींदार आया था। तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे पिताजी ने उनसे 1 लाख रुपए का कर्जा लिया था और वो अब सूद समेत मिलकर 1.5 लाख रुपए हो गए हैं। अब हम इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे बेटा? उसने तो हमें बस इस महीने का मोहलत दिया है, वरना हमें इस घर से बाहर कर देगा। अरे माँ, पहले तो ये रोना धोना बंद कीजिए। रही बात पैसों की, तो पैसों का जुगाड़ मैं कहीं ना कहीं से करता हूँ, ठीक है? आप फिक्र मत कीजिए। अब माँ, इन सब बातों को छोड़िए और बहुत जोर से भूख लग रही है, मुझे खाना दे दीजिए प्लीज। ठीक है बेटा, तू हाथ मुंह धो ले जब तक मैं खाना परोसती हूँ। यशोदा के इस तरह कहने पर वीर हाथ मुंह धोकर खाने के लिए बैठ जाता है और खाना खाते वक्त अपनी माँ से कहता है, माँ, मैंने गांव में देखा था कि यहाँ पर मूर्तियों का सम्मेलन होने वाला है और जो कोई भी उसमें विजेता होगा उसे पूरे 3 लाख रुपए मिलेंगे। तो माँ, मैंने भी यही सोचा था कि अब पिताजी ने मुझे मूर्ति बनाने का इतना अच्छा जो कला सिखाया है, तो क्यों ना मैं भी इस सम्मेलन में भाग लूँ। अरे बेटा, तो इसमें इतनी पूछने वाली क्या बात है? अगर तू जीत गया तो 3 लाख आ जाएंगे, और नहीं जीता तो जैसी जिंदगी चल रही है वैसे ही आगे चलती रहेगी। मैं यहाँ पर एक ये समस्या है कि हम तो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाते हैं, तो मैं उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए 10,000 रुपये कहाँ से लेकर आऊँगा? क्योंकि उसमें भाग लेने के लिए ये तो देना ही पड़ेगा। बेटा तू फिक्र मत कर, मेरे पास एक सोने का कंगन है, उसे तू गिरवी रखकर पैसे ले लियो। वो मैंने तेरे ही शादी में बहू को देने के लिए रख रखा था। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तू जीत गया तो वो कंगन भी छूट जाएगा और हम इस कर्ज से भी मुक्त हो जाएंगे। इस तरह दोनों माँ बेटे बातें करते हुए खाना खाकर सो जाते हैं और अगली सुबह वीर उसे कंगन को ले जाकर गिरवी रखाता है और 10,000 रुपए से उस कंपटीशन में भाग ले लेता है। देखिए, हम आपको साफ साफ बता देते हैं कि जो आपने राशि जमा की हुई है ये आपको बीच में रिटर्न नहीं करेंगे, और अगर आप इस मूर्ति प्रतियोगिता में जीत जाते हैं तो आपको पूरे 3 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। जी सर, मैंने पहले ही सारे नियम पढ़ रखे हैं, तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं चलता हूँ, मुझे इस प्रतियोगिता के लिए मूर्ति भी तो बनानी है। ऐसा कहकर वीर वहां से चला जाता है। वहीं बगल में कालिया नाम का एक और मूर्तिकार होता है और इस तरह वीर को इस प्रतियोगिता में भाग लेता देखकर वो मन ही मन काफी जलता है और अपने आप से कहता है, अरे ये क्या, इस वीर ने प्रतियोगिता में भाग कैसे ले लिया? इसके होते हुए ये प्रतियोगिता तो मैं बिल्कुल भी नहीं जीत सकता हूँ, क्योंकि जो कला इसके पिताजी ने इसे सिखाई है उससे बढ़कर इस गांव में अभी तक कोई कलाबाज आया ही नहीं है। अगर मुझे इस प्रतियोगिता में जीतना है तो कुछ ना कुछ अतरंगी जुगाड़ तो लगाना ही पड़ेगा। ऐसा मन ही मन कहते हुए कालिया वहां से चला जाता है। इस प्रतियोगिता में बहुत से लोगों ने भाग लिया था और हर कोई इस प्रतियोगिता का विजेता बनना चाहता था ताकि वो उस जीत की धनराशि को ले जा सके। इस प्रकार वीर भी अपने घर जाकर मूर्तियां बनाने में लग जाता है। मुझे एक ऐसी मूर्ति बनानी है जो देखते ही सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाएं। ऐसा कहकर वीर मूर्ति बनाने का प्रयास करता है। वो कई बार प्रयास करने के बाद सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि वो एक ऐसी मूर्ति बनाना चाहता था जिसे देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाए। ऐसे ही वो 3-4 दिन तक लगातार मूर्ति बनाने की कोशिश करता है और आखिरी में वो एक अच्छी सी मूर्ति बना लेता है और अपने घर के बाहर सूखने के लिए रख देता है। अरे वाह वीर बेटा, मूर्ति तो काफी अच्छी बनी है। ऐसा लग रहा है कि मूर्ति नहीं बल्कि स्वर्ग लोक से आई हुई कोई अप्सरा है। जी माँ, देखकर तो ऐसा ही प्रतीत होता है। चलिए अब हम इसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं। वैसे भी प्रतियोगिता में बस 2-3 दिन ही बचे हुए हैं।
ऐसा कहकर दोनों माँ बेटे उस मूर्ति को धूप में सूखने के लिए बाहर छोड़ देते हैं। ऐसे ही रात हो जाती है और वीर और उसकी माँ सो रहे होते हैं, लेकिन वीर को यह नहीं पता था कि उसका विरोधी कालिया उस पर नजर रख रहा है। मैंने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। इस वीर के बच्चे ने तो काफी शानदार मूर्ति बनाई है। इसे देखकर तो कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ऐसा कहकर कालिया उस मूर्ति को तोड़ देता है और फिर अपने आप से कहता है, अब आएगा मजा जब सुबह वो अपनी मूर्ति को ऐसे मिट्टी में मिलता हुआ देखेगा। वैसे भी जो चीज एक बार बन जाए ठीक वैसा बना पाना बहुत ही मुश्किल होता है, और वैसे भी ये प्रतियोगिता में तो बस 2 दिन ही बचे हैं। इतने में ये वीर क्या ही कर पाएगा। चलो चलते हैं अब घर। ऐसा कहकर कालिया वहां से चला जाता है। वहीं जब अगली सुबह वीर और यशोदा अपने घर से बाहर निकलते हैं तो उस मूर्ति को टूटा हुआ देखते हैं तो उनकी आंखों में से आंसू नहीं रुकते। माँ, ये क्या हुआ माँ? ये किसने किया? पता नहीं बेटा, ये किसकी करतूत है, कौन इसके पीछे का जिम्मेदार है, किसने किया मेरे बेटे की मेहनत खराब। जिसने भी किया उसे मेरी तरफ से कीड़े पड़े, कीड़े। माँ, अब इतनी जल्दी इस तरीके से मूर्ति कैसे बन पाएगी? उसे बनाने में तो मैंने कम से कम 4 से 5 दिन लगा दिए थे, और अब तो बस कल ही प्रतियोगिता का दिन है। अब मैं इस प्रतियोगिता को कैसे जीतूंगा माँ, कैसे जीतूंगा? बेटा, तू ऐसे हार मत मान, कोई बात नहीं। तू इस मूर्ति को दोबारा बनाने की कोशिश कर, जरूर बन जाएगा। मुझे तुझ पर विश्वास है। वीर की माँ इस तरह से अपने बेटे को हौसला देती है और वीर दोबारा से उस मूर्ति को बनाने में लग जाता है और वो बार बार मूर्ति को बनाता है, लेकिन वो हर बार निराश हो जाता है। वहीं कुछ देर बाद यशोदा वीर के लिए खाना लेकर आती है। बेटा आजा, जरा तू खा ले, सुबह से लगा पड़ा है। मेरा लाल, अब कुछ पेट में जाएगा तभी तो बेटा दिमाग चलेगा। जी माँ। वीर ऐसा कहकर खाने के लिए जाता ही है कि तभी उसके आंगन में एक ब्राह्मण आते हैं। बेटा, माते, मैं एक ब्राह्मण भिक्षु हूँ। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मुझे कुछ खाने के लिए मिल सकता है क्या? हे ब्राह्मण देवता, हमारे घर में तो बस आपको ये सूखी रोटी ही मिल सकती है। अगर आप बुरा न माने तो मैं अपने हक की रोटी आपको दे देता हूँ। शायद आज आपको मेरे से ज्यादा इस रोटी की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। इसके बाद वीर उस ब्राह्मण को अपने हिस्से की रोटी दे देता है और वो ब्राह्मण उस रोटी को बड़े ही चाव से खा लेता है। जिसके बाद वो ब्राह्मण वीर से कहता है, बेटा, तुमने अपने हिस्से की रोटी मुझे खिलाई है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा जरूर पूरी करूंगा। हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों मेरी निंदा कर रहे हैं? आपने रोटी खा ली है, बाकी मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो बस अपने इस मूर्ति को बनाने में लगा हुआ हूँ। पता नहीं किसने मेरी बनाई हुई मूर्ति को खंडित कर दिया है, पर अब मेरे बार बार प्रयास करने के बाद भी ये मूर्ति मेरे से नहीं बन रही है। अच्छा, तो ये बात है बेटा, मैं तुम्हारी इस दुविधा को जरूर ठीक करूंगा। पर कैसे ब्राह्मण देवता? वीर के इस तरह कहने पर वो ब्राह्मण अपने कमंडल से कुछ पानी की बूंदें निकालता है और वीर की मूर्ति बनाने वाली मिट्टी पर डालकर कहता है, अब ये तुम्हारी मिट्टी कोई साधारण मिट्टी नहीं रही, बल्कि अब ये एक जादुई मिट्टी बन गई है। इस मिट्टी से अब तुम जो भी बनाओगे, जो भी स्मरण करोगे, वो हूबहू बन जाएगा। साथ ही अब से कोई भी इस मिट्टी द्वारा बनी हुई संरचना को खंडित नहीं कर पाएगा बेटा। क्या सच में? अगर ये सच है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है बेटा, अब से तुम्हारे बिगड़े काम भी बनने शुरू हो जाएंगे। ये इस ब्राह्मण का आशीर्वाद है। ऐसा कहकर वो ब्राह्मण वहां से चला जाता है। जिसके बाद वीर दोबारा से मूर्ति बनाने के काम में लग जाता है और इस बार वीर ठीक से मूर्ति बनाता है। जिसे पहले कालिया ने तोड़ दिया था, वो मूर्ति अब पहले से भी बेहतर दिखाई देती है। बेटा, ये मूर्ति तो सच में हूबहू पहले वाली मूर्ति की तरह है, लेकिन इसमें एक अलग ही दिव्य चमक दिखाई प्रतीत होता है। तू जरूर इस प्रतियोगिता को जीतेगा। जी माँ, बिल्कुल। और इस तरह वीर दोबारा से अपनी मूर्ति को बना लेता है और अगले दिन मूर्ति प्रतियोगिता सम्मेलन में जाकर अपनी मूर्ति को रख देता है। वीर के द्वारा बनाई गई मूर्ति को देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अरे ये क्या, मैंने तो वीर की मूर्ति तोड़ दी थी, फिर ये इतनी जल्दी नई मूर्ति कैसे बना लिया? और ये क्या, ये मेरी मूर्ति अचानक से खराब कैसे हो गई? अरे ये हो क्या रहा है? लग रहा है इस वीर ने कोई काला जादू किया है, नहीं तो ऐसा तो हो पाना असंभव है।
कुछ देर बाद प्रतियोगिता के कुछ अधिकारी मूर्तियों को अच्छे से देखकर परखते हैं और आखिरी में वीर को विजेता घोषित कर देते हैं। वीर, तुम्हारे द्वारा बनाई गई मूर्ति का कोई जवाब नहीं है, इसलिए आज के विजेता तुम ही हो। हम तुम्हें और भी ऐसी मूर्तियों की कलाकृतियों के लिए अपने साथ जोड़ते हैं। क्या तुम हमारे साथ काम करना पसंद करोगे? जी जी, क्यों नहीं। और इस तरह से वीर मूर्ति प्रतियोगिता को जीत लेता है और अब बड़े बड़े अधिकारियों के लिए वो मूर्ति बनाता है और इस प्रकार से वो अपना घर जमींदार के पास से छुड़ा लेता है और उसकी सारी पूंजी वो वापस कर देता है। वही गिरवी रखा हुआ कंगन भी अब वीर अपनी माँ को लाकर दे देता है और इस तरह से वीर और उसकी माँ की काया पलट हो जाती है और अब वो पहले से भी ज्यादा अमीर हो जाते हैं और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। महेश जी, उठिए ना, अब हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। आपके बिना यहाँ पूरा जीवन कैसे बिताऊंगी? अभी तो हमने अपनी नई जिंदगी शुरू की थी। राघव जी, आप मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। मुझे भी अपने साथ ले जाइए, मैं नहीं जी पाऊंगी आपके बिना। ये कहानी है भजनपुरा नामक गांव की, जहां गांव में एक राजकला नाम की औरत अपने 5 बेटों के साथ रहा करती थी। अभी हाल में ही उसके 5 बेटों की शादी नीलम, साक्षी, भावना, राधिका और प्रीति नाम की लड़कियों से हुई थी। ये 5 ही अपने साथ अपने बाबुल के घर से न केवल उनकी यादें बल्कि भविष्य की बहुत सारी अपेक्षाओं के साथ इस घर में आई थी। लेकिन इतनी जल्दी उन्हें ऐसे दिन देखना पड़ेगा ये उन्हें मालूम नहीं था। अरे राघव, अनिल, मयंक, पंकज, तुम लोग कहाँ चले गए थे? चलो, कारखाने जाने में देरी हो रही है, नहीं तो मालिक फिर से हम पर भड़क जाएगा। अरे भैया, बस आ ही गए ना। चलिए, वैसे भी आज देरी हो चुकी है, हमें जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने होंगे इससे पहले कि मालिक वहां पहुंच जाए। महेश और उसके भाई जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए सड़क के ऊपर से चल रहे थे क्योंकि उन्हें कारखाना बहुत जल्दी पहुंचना था। लेकिन कहते हैं ना कि समय जब खराब होता है तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है। ऐसा ही कुछ इन 5 भाइयों के साथ भी हुआ। वो सारे भाई कारखाने जल्दी पहुंचने के लिए जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहे होते हैं और तभी एक अचानक से बेनाबूद ट्रैफिक निकल जाती है, जिसके कारण से उन 5 भाइयों की मृत्यु उसी समय हो जाती है। देखते ही देखते उन 5 बहुओं की खुशियां उजड़ जाती हैं और वो अपने पतियों का अंतिम संस्कार करके जैसे ही घर आती हैं। अब तुम 5 के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। तुम अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। तुम तो डायन हो, डायन, कुलच्छनी कहीं की। आते ही मेरे बेटे को खा गई, अब क्या तुम मुझे खाना चाहती हो? निकल जाओ मेरे घर से। आज के बाद अपना ये मनहूस चेहरा मुझे कभी मत दिखाना। चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। लेकिन माँ जी, हम कहाँ जाएंगे? हम ऐसे घर से मत निकालिए माँ जी। महेश जी के मरने के बाद एक आप ही हमारा सहारा हो। माँ जी, अभी अभी तो हम दुनिया के इतने बड़े दुख से गुजरे हैं और अब आप हमें बेघर करके हमसे ये थोड़ी बहुत बची हुई हमारे पतियों की यादों को भी छीनना चाहती हैं। भावना सही कह रही है माँ जी, इसमें हमारे पतियों की यादें हैं। हम इस घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। निकलो मेरे घर से। तुम अपशगुनियों को मैं एक पल भी अपने घर में नहीं टिकने दूंगी। 5 बहुएं उनकी सास राजकला के सामने बहुत ही गिड़गिड़ाती हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनती और घर का दरवाजा बंद कर लेती है। घर से निकलने के बाद वो दर दर की ठोकरें खाती हैं और चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाती हैं, जहां उन्हें एक बेहद ही पुरानी घास की कुटिया दिखाई देती है, जिसमें एक बूढ़ी औरत मिलती है उन्हें। अम्मा, क्या हमें थोड़ा पानी मिलेगा? क्यों नहीं बिटिया, लेकिन तुम इस सुनसान जंगल में अकेले क्या करने आई हो? उन बूढ़ी औरत के पूछने पर वो 5 बहुएं अपनी स्थिति के बारे में उन्हें अवगत कराती हैं। मैं एक गरीब लकड़हारन हूँ। मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन तुम्हें एक ऐसे गांव का रास्ता बताती हूँ जहाँ तुम अपना जीवन यापन बड़े ही आराम से कर पाओगी। वो बूढ़ी औरत उन 5 बहुओं को समुद्र के बीचों बीच बसे हुए एक गांव के बारे में बताती है, जिसके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। वहाँ के लोग धरती पर बसे लोगों से कट कर रहते थे। ना उन्हें उनकी जानकारी थी और ना ही उनके बारे में किसी को पता था। बिटिया, तुम्हें आगे चलकर एक समुंदर दिखेगा। वहीं पर तुम्हें एक नौका भी मिलेगी, जिसमें बैठकर तुम 5 उस गांव की तरफ निकल जाना। उस गांव के लोग बड़े ही मिलनसार हैं और तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। काकी, आप नहीं जानती कि आपने हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। इस कलयुग में तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन आपने बिना किसी रिश्ते नाते के हमारे दुखों का निवारण कर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया काकी।
जिसके बाद वो पांचों बहुएं नाव में बैठकर समंदर के रास्ते उस गांव की तरफ निकल जाती हैं। वो गांव चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था और वहां पर चारों तरफ बहुत ही सुंदरता, हरियाली और फूल ही फूल थे। वहां के लोगों ने अपने घर को समंदर में पाए जाने वाले शंख और सीपों से बनाए थे। ये गांव तो बेहद ही प्यारा और मनमोहक है। सच कहूँ तो मैंने आज से पहले इससे प्यारी जगह आज तक नहीं देखी। तुम सही कह रही हो, यहाँ के घर तो अनोखे हैं। इतने सारे शंख, मोती और सीपियाँ मैंने पहली बार देखी है। दीदी चलिए ना, हम अंदर जाकर देखते हैं यहाँ कौन कौन रहता है। इस गांव में केवल कुछ ही लोग रहते थे। वो बहुत ही छोटा सा गांव था जिसकी जनसंख्या बहुत ही कम थी। उन गांव वालों ने मिलकर बहुत ही अच्छे तरीके से उन पांचों का स्वागत किया। आपका हमारे समुद्री गांव में स्वागत है, परंतु आपसे हमारा अनुरोध है कि यहाँ पर आने के बाद आप लोग वापस नहीं जाइए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे इस छोटे से गांव की भनक किसी और को भी लगे। इसकी सुंदरता में भीड़ भाड़ की वजह से कोई दाग न लगे। आइए आइए, यहाँ पर सबके घर पहले से ही बने हुए हैं, इसलिए आपको अपना घर स्वयं ही बनाना पड़ेगा। इसके लिए आप नारियल के पेड़ों से लकड़ी और समुद्र से शंख और सीपियाँ निकालिए, अन्यथा किसी की मदद की जरूरत हो तो हम पास ही के घर में रहते हैं, आप हमें याद कीजिएगा। जिसके बाद वहाँ दो बहुएं घर बनाने के लिए मिट्टी इकट्ठा करती हैं और वहीं दो बहुएं नारियल के पेड़ों से लकड़ी काट कर लेकर आती हैं। वहीं साक्षी बाल्टी में पानी भरकर ला रही होती है तो इसी पानी में बहुत सारे शंख और सीपियाँ भी आ जाती है। अरे वाह, ये तो शंख है और ये सीपियाँ, इसके अंदर से तो मोतियाँ निकलते हैं। मैंने जिंदगी में कभी भी असली मोती नहीं देखे, ये बहुत महंगे आते हैं। और आज क्यों ना हम इन्हीं से अपना घर सजाएं? फिर क्या था, साक्षी समुद्र के अंदर से बहुत सारी शंख और सीपियां उठाकर इकट्ठा करके ले आती है। पांचों बहुएं जी जान लगाकर अपना घर बनाने में लग जाती हैं। कई दिनों के बेजोड़ मेहनत के बाद उनका घर बनकर तैयार हो जाता है, जिसे वो अपने द्वारा लाई गई शंख और सीपियों और मोतियों से सजाती है। वो घर देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था, मानो एक आलीशान महल हो। कौन कहेगा ये घर हमने मिट्टी और लकड़ी की मदद से बनाया है? ये तो ऐसा लग रहा है किसी जलपरी ने आकर अपने हुस्न का एक एक कतरा इस घर में डाला। बेहद मनमोहक सपने जैसा घर। दीदी चलिए ना, हम घर के अंदर चलते हैं। पांचों बहुएं अपने जुगाड़ से बनाए हुए घर को देखकर बहुत खुश होती हैं। अब उनके सिर पर छत था, लेकिन खाने को खाना नहीं था। तभी भावना की नजर समुद्र से मछलियां पकड़ रहे मछुआरों की तरफ जाती है, जो मछलियों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें बेचने के लिए ले जा रहे होते हैं। दीदी आज हमने बहुत मेहनत की है और हमने कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। मुझे तो जोरों की भूख लगी है, लेकिन नीलम हम अपनी भूख मिटाने के लिए क्या करें? मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना हम समुद्र से मछलियाँ पकड़कर उन्हें पकाकर खाएं और कुछ बची हुई मछलियों को जाकर बाजार में बेचें। इससे हमारा पेट भी भर जाएगा और हमारी जरूरत के लिए पैसा भी हमारे पास आएगा। भावना, तुम्हारी तरकीब तो अच्छी है। चलो हम जल्दी से मछलियाँ पकड़ते हैं और भोजन तैयार करते हैं। पांचों बहू अपने जुगाड़ से बनाए हुए घर में अब खाना बनाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह राधिका नारियल के पेड़ से कुछ नारियल तोड़ कर लाती है, जिन्हें पीकर पांचों बहुएं खुद को तंदुरुस्त महसूस करती हैं। अरे वाह, ये नारियल पानी कितना ताज़ा है ना। हमारे गांव में तो नारियल पानी बहुत ही महंगा मिलता था। अगर ये नारियल पानी इतनी आसानी से वहाँ भी उपलब्ध होता तो मैं रोज नारियल पानी पीती। ऐसे ही दिन बीतते हैं और पांचों बहुएं नारियल पानी पीकर और मछली चावल खाकर अपना गुजर बसर कर रही होती है। कुछ मछलियां पकड़कर वो बाजार में जाकर बेच भी दिया करती थी। एक सुबह, बचाओ मुझे, बचाओ। क्या आप लोगों को भी किसी के चिल्लाने की आवाज आई? मुझे अभी अभी लगा कि कोई हमें पुकार रहा है और बचाओ बचाओ कर रहा है। हाँ, मुझे भी लगा। चलो जल्दी से बाहर जाकर देखते हैं। पांचों बहुएं जैसे ही बाहर आकर देखती हैं तो वो देखती हैं कि एक बूढ़ी औरत, जिसका पहनावा काफी फटा चिटा था, समुद्र में तैरती हुई जा रही थी और अपनी मदद की गुहार लगा रही थी। दीदी, लगता है उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। मैं जल्दी से समुद्र में जाती हूँ क्योंकि मुझे तैरना आता है। हाँ, जल्दी जाओ। सबसे छोटी बहू प्रीति जल्दी से समुद्र में छलांग लगा देती है और उस औरत को बचा करके किनारे पर ले आती है। जैसे ही पांचों बहुएं उस औरत का चेहरा देखती हैं तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि राजकला होती है, जो कि काफी ज्यादा बुरी स्थिति में होती है। माँ जी, आपको क्या हुआ? उठिए माँ जी, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ मेरी बहू। भगवान का शुक्र है मुझे तुम मिल गई, वरना मैं तुमसे माफी मांगे बिना ही भगवान को प्यारी हो जाती।
तुम्हारे जाते ही मेरे बचे हुए सारे पैसे खत्म हो चुके थे और मैं भूखे प्यासे गांव में दर दर भटक रही थी। किसी ने भी मुझे कोई आसरा नहीं दिया। ऐसे ही मैं भीख मांग कर गुजारा कर रही थी कि तभी गांव में भयंकर बाढ़ आई, जिसमें सारा गांव नष्ट हो गया और पानी में मिल गया। इसी बीच मैं भी बैठे बैठे समुद्र के बीचों बीच यहाँ तक आ पहुंची। मेरे प्राण निकलने ही वाले थे कि तुमने मुझे बचा लिया। मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे तुमसे मिलने के लिए ही जिंदा रखा था। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हो? आप हमारे साथ रहिए, हम आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे, आप ठीक हो जाएंगी। हाँ माँ जी, ये देखिए, ये हमारा घर है जो हमने अपनी मेहनत से बनाया है। अब हम इसी छोटे से घर में अपना गुजारा करते हैं। अब आप आ गई, मानो हमारा परिवार पूरा हो गया। हाँ माँ जी, कहीं ना कहीं हम आपके बारे में सोच रहे थे कि आप अकेले कैसे रह रही होंगी, और तभी भगवान ने आपको हमसे मिला दिया। इसी तरह पांचों बहुएं समुद्र के ऊपर तैरते हुए इस गांव के लोगों को अपनी सास से अवगत कराते हैं और उन्हें हमेशा के लिए अपने पास रखने की बात करते हैं। सभी गांव वाले भी उन 5 बहुओं और उनके सास को तहे दिल से अपनाते हैं और वो हमेशा के लिए एक साथ रहते हैं। समुद्र के ऊपर तैरता हुआ ये गांव एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी, जहां वो 5 बहुएं एक सुखी जीवन व्यतीत करती हैं।